नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्रोग्राम द अजय वालिया शो में। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने गत रविवार 23 जून को अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के साथ साथ अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। हालांकि इससे पहले मायावती ने लोकसभा चुनावों के ठीक बीचों बीच 7 मई 2024 को यानी आज से लगभग 50 दिन पहले इन्हीं आकाश आनंद को अपरिपक्व अर्थात इमेच्योर बताते हुए पार्टी के सभी अहम पदों से हटा दिया था। लेकिन अब दोबारा लोकसभा चुनावों के बाद उन्हीं आकाश आनंद को मायावती ने अपनी पार्टी बसपा का सर्वेसर्वा और अपना वारिस घोषित कर दिया है। साल 1995 में जन्मे आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश ने नोएडा और गुरुग्राम से स्कूली शिक्षा ली है और लंदन से उन्होंने MBA की हुई है। साल 2019 में आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया था। आकाश आनंद ने बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से शादी की हुई है। खैर, लोकसभा चुनाव में हार के बाद मायावती ने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह पहली बैठक बुलाई थी, जिसमें उनके भतीजे आकाश आनंद, आकाश के पिता आनंद कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सहित 200 से ज्यादा राष्ट्रीय और राज्य स्तर के बसपा के पदाधिकारी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती को चुनाव में हार की रिपोर्ट भी सौंपी थी। इस वक्त यदि हम बसपा के वर्तमान हालात को देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव दर चुनाव बसपा बिखरती चली जा रही है और उसका स्थिर वोट बैंक यानी दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा भी उसके हाथ से खिसक चुका है। इस बार के चुनावों में तो BSP का पिछले 40 वर्षों के मुकाबले सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों में यूपी के 10 सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार किसी भी सीट पर अपना खाता तक नहीं खोल सकी और शून्य पर सिमट गई। बसपा का गढ़ माने जाने वाले यूपी में बसपा का एक भी उम्मीदवार जीतना तो छोड़िए, दूसरे पायदान तक आने में भी कामयाबी हासिल नहीं कर सका। यूपी की सभी 80 सीटों पर बसपा को या तो तीसरे या फिर चौथे नंबर का ही तमगा मिला और इससे भी कहीं अधिक चिंताजनक बात बसपा के लिए जो रही है वो ये है कि यूपी में ही उसका वोट बैंक लगभग 19.5% के मुकाबले बहुत ज्यादा नीचे दरकता हुआ केवल 9.5% तक आ पहुंचा है। और यदि निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर विश्वास करें तो इन चुनावों में बसपा को सारे देश से केवल 1.92 यानी लगभग 2% वोट ही मिल पाए हैं। और इन बेहद चुनौतीपूर्ण हालातों में बसपा की बंजर होती जमीन को दोबारा वोट बैंक की लहलहाती फसल देने की जिम्मेवारी आकाश आनंद के कंधों पर दी गई है। हालांकि वर्तमान हालातों में आकाश आनंद की इस पुनर्नियुक्ति ने बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक भविष्य के संदर्भ में कई सवालों को हवा दी है, जिसमें पहला सवाल यह है कि क्या आकाश आनंद की नियुक्ति बहुजन समाज पार्टी में भी उसी वंशवाद और उसी भाई भतीजावाद का एक उदाहरण नहीं है, जिस वंशवाद और परिवारवाद को पार्टी के गठन से पहले ही पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने बहुत दूर छोड़ दिया था। और उसी वंशवाद के विचार को अपनाते हुए मायावती ने आखिरकार अपने भतीजे को अपनी पार्टी का सर्वेसर्वा घोषित कर दिया है। सवाल ये भी है कि क्या मायावती की नज़र में राष्ट्रीय या राज्य स्तर का उनकी पार्टी का कोई भी अन्य पदाधिकारी ये जिम्मेवारी उठाने में सक्षम नहीं था, जबकि अभी बमुश्किल 50 दिन पहले खुद उन्होंने ही आकाश से पार्टी की सभी जिम्मेवारियां ये कहकर छीन ली थी कि आकाश आनंद ये जिम्मेवारी उठाने के लिए अभी पूरे तरीके से मैच्योर नहीं है। एक और सवाल आकाश की नियुक्ति को लेकर ये भी है कि क्या आकाश आनंद के व्यक्तित्व में बसपा का दलित वोट बैंक एक ऐसे आक्रामक योद्धा की छवि को देख पाएगा जो उनके लिए पार्टी के संस्थापक कांशीराम की तरह मुखर होकर
जमीनी स्तर पर उनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ सके, क्योंकि पिछले कुछ समय में दलित समाजों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले किसी राजनेता ने यदि खुद को दलित समाज के अधिकारों के लिए जमीनी स्तर पर प्रस्तुत किया है तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं, जिन्होंने इस बार नगीना लोकसभा सीट से अपनी जीत का परचम लहराते हुए खुद को दलित समाज के सामने बसपा का एक बढ़िया और मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। चौथा सवाल यह है कि पार्टी के आगामी राजनीतिक निर्णयों को करने के लिए क्या मायावती आकाश आनंद को फ्री हैंड देंगी, जिससे आकाश बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपने विवेक के आधार पर पार्टी के हित में फैसले लेने में सक्षम हो सके और उनके द्वारा लिए गए फैसलों में मायावती का दखल बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि यदि सच में आकाश बसपा को दोबारा कोई राजनीतिक मुकाम देना चाहते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मायावती को पार्टी के लिए लिए जाने वाले आत्मघाती फैसलों से रोकने की होगी, क्योंकि पिछले 1.5 दशक से भी ज्यादा समय में पार्टी का नुकसान यदि किसी ने किया है तो वो मायावती की अकेले और गलत निर्णय लेने की छवि ही है। क्या आकाश आनंद मायावती को ये कहने की हिम्मत कर सकेंगे कि पिछले 1 दशक में बसपा का जो जनाधार आधा रह गया है उसका सबसे बड़ा कारण मायावती की जिद और उनकी अदूरदर्शिता और उनकी राजनीतिक निष्क्रियता है। मायावती की जिद ने पार्टी को लगभग जमींदोज कर दिया है। बसपा इस वक्त सीजनल अर्थात मौसमी हो गई है। बसपा एक ऐसी बरसाती नदी बन चुकी है जो सिर्फ चुनावी मानसून आने पर ही निकलती है। बसपा के बीते 3 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सामने आता है कि वो अपने काडर वोट बैंक को सहेज रखने में भी नाकामयाब साबित हुई है और इसका कारण केवल और केवल मायावती की कार्यशैली ही है। क्योंकि अगर सफलता के लिए ताली कप्तान को है तो असफलता के लिए गाली भी कप्तान को ही है। लेकिन उन्होंने इस बार के चुनावों में भी हार की नैतिक जिम्मेवारी लेने की बजाय एक नया विवाद खड़ा किया है। उन्होंने इस बार के चुनावों में हार का ठीकरा मुस्लिम वोटरों पर फोड़ने की कोशिश की है। मायावती ने प्रेस रिलीज के आखिर में ये लिखा है कि मुसलमानों को इतना टिकट देने के बाद भी मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए अब आगे से राजनीतिक चुनावी हिस्सेदारी देने से पहले बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मायावती ने अपनी हार के लिए दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हों। 2008 से शुरू हुए बसपा के शुरुआती हार के सिलसिले के बाद से आज तक की गई हार की समीक्षाओं में मायावती ने कभी भी खुद के अंदर कोई कमी नहीं देखी, बल्कि उन्होंने हमेशा से ब्लेम गेम में ही विश्वास रखा है। 2012 के विधानसभा चुनावों में मिली हार के लिए उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स अर्थात स्मारकों के बारे में विपक्ष द्वारा किए गए अनर्गल प्रचार के कारण उन्हें हार मिली है। 2014 के चुनावों में भी उन्होंने अपनी हार का दोष इस बार की तरह ही मुस्लिम वोटर्स के सर मढ़ दिया था, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इसका कारण ईवीएम को बताया था। यानी मायावती ने कभी खुद को हार के लिए जिम्मेवार नहीं बताया। मायावती की एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष महत्वाकांक्षा देश का प्रधानमंत्री बनने की भी रही थी और ये भावना उस समय पूरे चरम पर थी जब साल 2007 में उत्तर प्रदेश की जनता ने मायावती को भरपूर समर्थन देते हुए उनकी बहुमत की सरकार बनवाई थी। तब मायावती को ऐसा लगा था कि राज्य के दलितों के साथ साथ स्वर्णों ने भी उनको अपना नेता मान लिया है, इसलिए यदि वे अपनी आगे की राजनीति के लिए स्वर्णों के हितों को भी साध कर चलें तो गठबंधन की सरकारों के उस दौर में वे भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। और मायावती की ये सोच पार्टी के लिए बहुत खतरनाक साबित हुई, क्योंकि इसके बाद सवर्णों के वोट साधने के लिए उन्होंने पार्टी के मोटो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को बदलते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया और यहीं से उनकी पार्टी का राजनीतिक डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि स्वर्ण वोटर्स उनके पाले में बहुत ज्यादा आए नहीं और दलित वोटर्स उनकी सोच और उनकी कार्यशैली से नाराज होकर धीरे धीरे उनसे दूर जाने लगे और इस तरह एक नेता की अति महत्वाकांक्षा ने पार्टी को गर्त में उतारने का काम किया। क्या मायावती को आकाश आनंद ये बताने की हिमाकत कर सकते हैं कि सिकुड़ते जनाधार के बावजूद मायावती की एकला चालों की जिद यानी पार्टी अकेले अपने दम पर बिना किसी दूसरी पार्टी से समझौता किए हुए
चुनाव लड़ेगी। ये जिद उनकी पार्टी के लिए एक सेल्फ गोल, एक आत्मघाती फैसला साबित हुआ। मायावती की सोच थी कि इस बार के चुनावों में वो यूपी में बीजेपी और सपा के साथ साथ अपनी मौजूदगी से इसे त्रिकोणीय मुकाबला बना देगी, लेकिन उनकी ये सोच गलत निकली जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सपा के साथ साथ किसी भी गिनती में न समझी जा रही कांग्रेस ने भी यूपी में बढ़िया प्रदर्शन कर दिखाया, लेकिन खुद बेहतर प्रदर्शन करने में मायावती पिछड़ गई। मायावती ने 2014 और 2019 के चुनावों से क्यों ये सबक नहीं लिया था, जब 2014 में अकेले चुनाव लड़ने के बाद भी उन्हें एक भी सीट नहीं आई थी और 2019 में सपा से गठबंधन करके जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उन्हें 10 सीटें मिली थी। हालांकि जिन 10 सांसदों ने बसपा के लिए 10 सीटें जीती थी, उनमें से आधे सांसद, जिनमें आजमगढ़ जिले की लालगंज सीट से सांसद संगीता आजाद, अंबेडकर नगर सीट से सांसद रितेश पांडे, अमरोहा सांसद दानिश अली, गाजीपुर से अफजल अंसारी, बिजनौर से मलूक नागर और श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा बीएसपी को छोड़कर चले गए। क्या इसका कारण मायावती का अड़ियल रुख या उनकी डोमिनेटिंग नेचर था? क्या इसकी समीक्षा आकाश आनंद कर सकेंगे? हमारे देश की राजनीति में कांग्रेस, बीजेपी, सपा, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल जैसे अनेकों पार्टियां एक दूसरे पर किसी न किसी दूसरे दल की बी टीम होने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन सही मायनों में बी टीम होने का यह आरोप, बी टीम होने की यह अफवाह वोटर्स ने किसी पार्टी और किसी नेता के बारे में सच के रूप में स्वीकार की तो वो मायावती और बसपा को भाजपा की बी टीम मानने की अफवाह थी, जिसका एक कारण ये भी था कि मायावती ने साल 1995, 97 और 2002 में जो सरकार बनाई थी वो भाजपा के समर्थन से ही बनाई थी। लेकिन इसमें एक कड़वा सच ये भी है कि तीनों बार मायावती की सरकार गिराने में भाजपा का ही रोल था। इस बी टीम वाली अफवाह के फैलने का कारण लंबे समय से मायावती की राजनीतिक निष्क्रियता ही थी, जिसके चलते वोटर्स ने इस बात को सच माना कि अब भाजपा के इशारे पर ही मायावती बोलती या नहीं बोलती हैं। इसी मामले में लोगों ने ये महसूस भी किया कि इस बार के चुनावों के दौरान जब विपक्षी पार्टियां इस नैरेटिव को कायम करने में सफल हो पा रही थी कि भाजपा आरक्षण और संविधान को खत्म करने पर आमादा है, लेकिन आरक्षण और संविधान को लेकर सबसे ज्यादा आगे रहने वाली बसपा की इस नेता ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी, जबकि इस मामले को कांग्रेस और सपा आदि पार्टियों ने जनता के सामने उठाए रखा, जिस कारण दलित वोट बैंक में यह संदेश गया कि वास्तव में ही मायावती बहुजन आंदोलन से दूर हो गई है और वे भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। बसपा पर भाजपा की बी टीम होने का ये कथित लेबल चुनाव के आखिर तक भी लोगों के जहन से नहीं उतर सका और इस कारण उनका अपना वोट बैंक भी उनके हाथों से चला गया। बहरहाल फिलहाल यदि सच में मायावती बसपा का भला करना चाहती हैं तो उन्हें आकाश आनंद को खुले हाथों से खेलने की छूट देनी ही होगी। आकाश आनंद की भी सबसे पहली प्राथमिकता पार्टी हित में मायावती और उनके समर्थकों के नेतृत्व को बदलते हुए पार्टी के अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र को विकसित करते हुए पार्टी की सारी गतिविधियों को केवल मायावती से शुरू और मायावती पर खत्म होने की टैगलाइन से बाहर निकालने की होनी चाहिए। इसके बाद उनका अगला काम मायावती की कार्यप्रणाली से नाराज और इस बार के लोकसभा चुनावों के परिणामों से हताश किसी अन्य विकल्प की तलाश में लगे उनके अपने जमीनी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को वापस पार्टी से जोड़ने की होनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें युद्ध स्तर पर शहर दर शहर और गांव दर गांव मीटिंग्स करनी होगी और इसके लिए सोशल मीडिया का ब्रह्मास्त्र जरूर उनके काम को आसान कर सकेगा, क्योंकि आकाश एक पढ़े लिखे युवा राजनेता हैं और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना वे भली भांति जानते हैं। तो आने वाले दिनों में इस बात का इंतजार रहेगा कि भारत की सियासत में इस वक्त बिल्कुल अकेली पड़ती जा रही मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को आकाश अपने किसी चमत्कार से कोई आनंद दे पाएंगे या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।